तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स आफ्टर मुगल डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। इससे पहले हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं द मराठा एम्पायर और द सिख एम्पायर के बारे में। आज ही क्लास में हम बात करेंगे कि उनके अलावा और कौन कौन से हमें रीजनल किंगडम्स का जो है वो इमरजेंस देखने को मिला मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, जो कि हमें 18th सेंचुरी के अंदर देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इन्हीं किंगडम्स के बारे में, उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हमें रोहिलखंड का जो है वो किंगडम देखने को मिलता है 1719 से 1774 के बीच में। द रोहिल्लाज हु रूल्ड द रोहिलखंड रीजन वर अफगान वॉरियर्स हु सेटल्ड इन द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरीज। अली मोहम्मद खान 1675 से 1748 तक इनका हमें लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। एन अफगान चीफटेन carved out an independent state in Rohilkhand, which is in modern day उत्तर प्रदेश in the early 1700s। 1719 के अंदर अली मोहम्मद खान ने जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है रोहिलखंड को बनाया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब के समय पर जो है ये एक चीफटेन थे औरंगजेब के अंदर। उत्तर प्रदेश का जो रीजन है हमें देखने को मिलता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था उस समय। एक था आपका रोहिलखंड और एक था आपका अवध। इसके बाद द रीजन थ्राइव्ड ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों? स्ट्रेटेजिक लोकेशन की यहाँ पे अगर बात करें तो जो रोहिलखंड का हमें रीजन देखने को मिलता है वो दिल्ली के बहुत ज़्यादा पास हमें देखने को मिलता है। ये हमें दिल्ली का रीजन देखने को मिलता है, बिल्कुल पास में ही हमें रोहिलखंड का जो है वो रीजन देखने को मिलता है। कैपिटल के इतने पास होने की वजह से जो है मिलिट्री चीज़ें और जो ट्रेड रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं उसका काफ़ी ज़्यादा जो हमें फ़ायदा देखने को मिलता है। इसीलिए जो है रोहिलखंड का रीजन थोड़ा हमें थ्राइव करता हुआ दिखता है उस समय के अंदर। द रोहिल्लाज रूल्ड एज फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स बट मेंटेन्ड अ स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस सिस्टम। फ्यूडल वॉरलॉर्ड से यहाँ पे मेरा क्या मतलब? फ्यूडलिज्म को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जो हायर अथॉरिटी के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उनके अंडर जो है वो लोअर अथॉरिटी के लोगों को वो प्रोटेक्शन देते हैं। लोअर अथॉरिटी का मतलब जैसे पीजेंट्स हो गए या फिर उनके लोअर रैंक्स के जो मिलिट्री के जो सूबेदार हो गए, उसको जो है निज़ाम जो है वो प्रोटेक्शन देगा इन रिटर्न टू देयर फेवर्स। लाइक जो पीजेंट्स वगैरह हैं वो जो है अपना एग्रीकल्चर का काम करेंगे, उसका जो रेवेन्यू है वो निज़ाम को देंगे और निज़ाम जो है बदले में उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। तो ये जो है हमें फ्यूडलिज्म के अंदर देखने को मिलता था। यही चीज़ जो है ये रोहिल्लास भी फॉलो करते थे और इसीलिए रोहिलखंड के अंदर हमें फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स का जो है वो रेन देखने को मिलता है। इसके बाद रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद हमें पीक पीरियड देखने को मिलता है हफीज रहमत खान के अंदर रोहिलखंड के रीजन का। हफीज रहमत खान who ruled from 1748 to 1774 expanded Rohilkhand and resisted the Maratha invasions. The kingdom played a significant role in North Indian politics, often shifting alliances with the Marathas, the Mughals and the Awadh region. इसके बाद जो है हमें इसका डाउनफॉल देखने को मिलता है मराठा इन्वेजन्स की वजह से ही। 1750s का वो समय था when Marathas invaded Rohilkhand and severely weakened it. रोहिल्ला वॉर हमें 1774 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एक डिसाइसिव वॉर बन गया रोहिलखंड के फॉल का। रोहिल्ला सॉट हेल्प फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध शुजा उद्दौला अगेंस्ट द मराठास। मराठास को सबड्यू करने के लिए जो है अवध के नवाब शुजा उद्दौला की जो है इन्होंने हेल्प ली थी। बट आगे जाकर जो है रोहिल्लास कुडंट पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट टू द नवाब एंड विद ब्रिटिश सपोर्ट द नवाब अटैक्ड एंड एनेक्स्ड रोहिलखंड। रोहिलखंड का जो रीजन है वो नवाब शुजाउद्दीन ने जो है अपने ही अवध के रीजन में जो है वो मिला लिया था। हाफिज रहमत खान वॉज किल्ड एंड रोहिलखंड लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस। रोहिलखंड जो है आगे जाकर जैसे अभी मैंने बताया कि अवध के अंदर ही जो है वो एनेक्स कर लिया गया था और अवध का रीजन जो है वो ब्रिटिश ने आगे जाकर एनेक्स कर लिया। जितने भी किंगडम्स की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम जो बात कर चुके हैं मराठास और सिख्स के बारे में, हर एक किंगडम को जो है आगे जाकर ब्रिटिश ने ही एनेक्स किया था। तो रोहिलखंड के बाद हमें देखने को मिलता है बंगाल का रीजन, जो कि एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था हमारा लेटर मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न इंडिया के अंदर। 1717 से 1765 के बीच में हमें देखने को मिलता है बंगाल का रीजन एज अ रीजनल किंगडम। बंगाल was the richest and most prosperous province under the Mughals.
मुगलों के अंदर बंगाल एक काफी इंपॉर्टेंट और सबसे अमीर प्रोविंस था, खासकर औरंगजेब के रेन के अंदर। इन 1717 मुर्शीद कुली खान declared independence while nominally recognizing the Mughal rule. Successors like Shujauddin Muhammad Khan and Ali Vardi Khan strengthened the economy and the administration of Bengal. मुर्शीद कुली खान ने जो है वो एक सेमी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया बंगाल के रीजन को मुगलों के, खासकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 का टाइम हमें देखने को मिलता है। 1707 में औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हुई थी और उसके ठीक 10 साल के बाद मुर्शीद कुली खान ने जो है वो रिवोल्ट किया और बंगाल को जो है वो मुगल एम्पायर से तोड़ लिया था। फिर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी के बारे में, तो बंगाल हैड अ वेरी वेल डेवलप्ड रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन लैंड टैक्सेस। बंगाल की जो लैंड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी बिकॉज ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स। एक बार अगर हम रीजन देखें बंगाल का, तो ये जो है हमें उस समय बंगाल का रीजन देखने को मिलता है जो कि नवाब्स के अंडर में था। आगे जाकर जो है 1764 बक्सर की लड़ाई के बाद इसे एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बारे में भी जस्ट अभी हम थोड़ी देर के अंदर बात करने वाले हैं। एक बार फिर से बढ़ते हैं बंगाल की इकोनॉमी की तरफ। मुर्शिदाबाद बिकेम अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड स्पेशली इन टेक्सटाइल्स एंड ओपीएम। मुर्शिदाबाद का जो रीजन था वो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था बंगाल के रीजनल किंगडम में ट्रेड के लिए। पीक पीरियड हमें देखने को मिलता है अली वर्दी खान के अंदर, हु रूल्ड फ्रॉम 1740 टू 1756। ही सक्सेसफुली डिफेंडेड बंगाल अगेंस्ट द मराठास। मराठा के इन्वेजन से जो है बंगाल को बचाने में अली वर्दी खान का जो है एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। बंगाल बिकेम द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, सप्लाइंग टेक्सटाइल्स टू यूरोप। यूरोप के अंदर जो है सप्लाई शुरू कर दी थी बंगाल के रीजनल किंगडम ने जो है उस समय पर, और उस समय इकोनॉमिक बैकबोन जो है वो बन गया था बंगाल का रीजन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। उसके बाद अगर हम बात करें मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हमें बंगाल के रीजन में देखने को मिले, तो सबसे पहले हमें द बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलता है 1757 के अंदर। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट वॉज बीट्रेड बाय मीर जाफर हु वॉज हिज कमांडर। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड कंट्रोल ओवर बंगाल। एक बार अगर हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, की इतने इंपॉर्टेंट हमारे बैटल्स हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी हमें 1757 के अंदर देखने को मिलता है बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया कंपनी हु वाज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल, एंड ही आल्सो हैड फ्रेंच सपोर्ट विद हिम। फ्रेंच लोग जो है वो सिराज उद्दौला का जो है वो सपोर्ट कर रहे थे इस युद्ध के अंदर। सिराज उद्दौला अपोज्ड ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड अटैक्ड फोर्ट विलियम इन कोलकाता। कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम जहां पे ब्रिटिश टेरिटरी थी, वहां पर जो है सिराज उद्दौला ने जो है वो हमला बोल दिया था। ब्रिटिश ब्राइब्ड मीर जाफर हु वाज सिराजिस कमांडर हु बिट्रेड द नवाब। मीर जाफर ने जो है धोखा दिया सिराज उद्दौला को, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है उन्हें एक भारी कीमत जो है वो रिश्वत के रूप में दी थी। और आगे जाकर जो है ये जो बैटल है सिर्फ कुछ घंटे तक ही चला, द बैटल ऑफ प्लासी। सिराज फ्लेड बट वॉज लेटर कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। सिराज को जो है बाद में मार दिया गया था। इसका जो आउटकम हमें देखने को मिलता है वो था मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल एक्टिंग एज अ ब्रिटिश पपेट। ब्रिटिश के अंदर ही जो है मीर जाफर ने बंगाल के नवाब के रूप में जो है वो आगे बंगाल का जो रूल है बढ़ाया, बट क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे इस वजह से जो है वो एक ब्रिटिश पपेट बन के रह गए थे। British gained control over Bengal's economy and trade, and it marked the beginning of British rule in India. बंगाल का रीजन कैप्चर करने के बाद जो है ब्रिटिश का जो है ये ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था इंडिया का जो है वो रीजन कैप्चर करना, द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसके बाद जो है हमें एक और बैटल देखने को मिलता है, द बैटल ऑफ बक्सर। ये जो है एक डिसाइसिव बैटल था बिटवीन मीर कासिम हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल। 1760 के अंदर जो है मीर जाफर को हटाकर ब्रिटिश ने मीर कासिम को जो है वो बंगाल की गद्दी पे बिठाया, और आगे जाकर इन्होंने ही जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ दिया था। शाह आलम द सेकंड हु वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम एंड शुजा उद्दौला द नवाब ऑफ अवध। इन तीनों की अलायंस थी
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वॉज लेड बाय हेक्टर मुनरो। ये तीन पावर्स वर्सेस द ब्रिटिश, उसके बावजूद भी जो है ब्रिटिश ये बैटल जो है वो जीतने में सफल रहे थे। मीर कासिम, who was angry at British interference, formed an alliance with the Mughals and the Awadh region. But उसके बावजूद भी British forces defeated the combined Indian army at Buxar, which is in modern day Bihar. बक्सर के युद्ध में जीत के बाद जो उसका आउटकम क्या हुआ? द फर्स्ट वॉज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। ब्रिटिश गेंड दीवानी राइट्स, जो कि टैक्स कलेक्शन के जो है वो राइट्स ब्रिटिश को मिल गए थे कि सारे टैक्सेस जो है अब लोग ब्रिटिश को ही पे करेंगे। इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा में भी जो है इनको दीवानी राइट्स जो है वो मिल गए थे। मुगल एम्परर बिकेम अ ब्रिटिश पेंशनियर। इस बैटल के बाद जो है ब्रिटिश के एक पेंशन लेने वाले सम्राट बन के रह गए थे मुगल एम्परर की, मतलब उनको पेंशन दी जाएगी ब्रिटिश के द्वारा। आगे जाकर जो है अकबर द सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को लंदन भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है अवध रिमेन्ड सेमी इंडिपेंडेंट बट अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर ही जो है अवध का रीजन हमें देखने को मिलता है। इस बैटल के बाद उन्होंने जो है अपनी फुल इंडिपेंडेंस खो दी थी और इनडायरेक्ट रूल ब्रिटिश का अवध के ऊपर लग गया था। द ब्रिटिश रीजन बिकेम द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। तो ये जो है एक छोटा सा आइडिया था इन दोनों बैटल्स का। बढ़ते हैं दोबारा मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द बंगाल रीजन की तरफ। बैटल ऑफ बक्सर की हम बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्रिटिश डिफीटेड मीर कासिम, द नवाब ऑफ बंगाल, along with अवध and the Mughal emperor. The British secured Diwani rights, which was the revenue collection from the three regions of Bengal, Odisha and Bihar. इसके बाद बंगाल का रीजन जो है एक ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरी बनकर रह गया था। Bengal's economy declined due to British exploitation and forced cultivation of indigo and opium. इतना अगर आप एक्सप्लोइटेशन करेंगे तो कोई भी स्टेट जो है वो गरीब हो ही जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अवध रीजन के बारे में। 1722 से लेके 1856 तक हमें अवध का रीजन देखने को मिलता है। फाउंडेड बाय सादत खान इन 1722 आफ्टर द डिक्लाइन स्टार्टेड ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब in 1707. A Mughal governor who later declared independence and autonomy. Awadh prospered under Safdarjung, who ruled from 1739 to 1754, and Shuja Uddaulah, जो बक्सर के युद्ध में भी लड़े थे, ruled from 1754 to 1775. एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो efficient land revenue systems focusing on agriculture. Lucknow became a center of culture, poetry, and architecture. Maintained a strong military and diplomatic ties with the British. But 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो है अवध का भी डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। पीक पीरियड की बात करें तो असफ उद्दौला, who ruled from 1775 to 1797, transformed Lucknow into a city of art and culture. इसके बाद अगर हम मेजर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं, the Battle of Buxar in 1764. Awadh fought against the British but were eventually defeated along with the Mughal Emperor and the Nawab of Bengal. British political control हमें 1801 के अंदर देखने को मिलता है। Awadh was forced into a subsidiary alliance, losing its independence. Subsidiary alliance का मतलब था कि ब्रिटिश जो है इनडायरेक्टली उस रीजन के ऊपर जहाँ पे भी उन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है वो स्थापित करी है, उस रीजन पे एक इनडायरेक्ट रूल जो है वो ब्रिटिश का ही होगा। हालांकि आपका अपना एम्परर बैठ सकता है, बट जो भी आप डिसीजंस लेंगे वो आप ब्रिटिश से पूछ कर ही लेंगे, और आप एक अपनी स्टैंडिंग आर्मी भी जो है वो नहीं खड़ी कर सकते हैं, और उसके बदले में आपको ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अवध के ऊपर अगर मराठास हमला कर दें तो ब्रिटिश जो है वो उनसे निपटेंगे, बट उसके बदले में आपकी फ्रीडम जो है वो ब्रिटिश ने ले ली थी। दैट वॉज नथिंग बट द सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद इन 1856 अवध वॉज फुल्ली अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लीडिंग टू द 1857 रिवोल्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी हम आने वाली क्लासेस के अंदर जो है चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश ने जो है कौन कौन सी नीतियां अपनाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है अपना रूल स्थापित करने के लिए, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी उनकी उसको जो है और कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, हम अगली क्लास के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे।
इसके बाद हमें देखने को मिलता है हैदराबाद का रीजन 1724 से 1948 तक। असफ जहाँ द फर्स्ट who came in 1724 declared independence from the Mughals, establishing the Asaf Jahi dynasty. Hyderabad was known for its cultural richness and economic prosperity. Maintained a strong feudal system. यहाँ पर भी हमें feudal system देखने को मिलता है. Obviously, निज़ाम of हैदराबाद है तो वहाँ पर तो feudal system रहेगा ही. Flourished in arts, literature and Persian culture. Persian culture हमें बहमानी किंगडम से ही देखने को मिलता है हैदराबाद के रीजन के अंदर. उसके बाद जो हमें पीक पीरियड देखने को मिलता है, हैदराबाद रिमेन्ड सेमी इंडिपेंडेंट अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन आफ्टर साइनिंग द सब्सिडरी अलायंस इन 1798. हैदराबाद जो था वो पहला रीजन बना सब्सिडरी अलायंस जो है वो स्थापित करने वाला मुगलों के द ब्रिटिश एम्पायर के साथ में. हैदराबाद बिकेम अ मेजर प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश रूल. हैदराबाद एंड राजपुताना के जो रीजन थे वो कंपैरेटिवली थोड़े पीसफुल भी रहे थे ब्रिटिश रूल के अंदर. आगे आने वाली क्लास में जो है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. इट वॉज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर. एंग्लो मैसूर वॉर्स के समय पर भी जो है निजाम ऑफ हैदराबाद ने ब्रिटिश को ही जो है वो सपोर्ट किया था. इनका आगे क्या हुआ वो एक बार हम देखते हैं. दो हैदराबाद रिमेन्ड अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश, इट रेजिस्टेड मर्जिंग विद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हैदराबाद का जो रीजन है वो चाहते थे कि हैदराबाद एक अलग जैसे निज़ाम के अंदर आता है वैसे ही वो इंडिया के अंदर जो है वो मर्ज करने के लिए जो है वो मना कर रहे थे. बट 1948 के अंदर अंडर द ऑपरेशन पोलो इनको जो है दोबारा से इंडिया में मिला लिया गया था. एक मिलिट्री एक्शन था ये. इसके बारे में जो है हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की तरफ जब बढ़ेंगे तब बात करेंगे. तो इसके बाद जो है हमें एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिलता है द राजपुताना. मेडिवल टाइम के अंदर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन था और अर्ली मॉडर्न के समय में भी हमें राजपुताना का जो है काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है. 1707 से 1818 जब तक उन्हें एनेक्स नहीं कर लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा. डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी हमें 1707 में ही देखने को मिली थी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब्स डेथ इन 1707 वीकेंड मुगल कंट्रोल ओवर द राजपूत स्टेट्स. इसके अलावा भी द मुगल राजपूत रिलेशंस डिटीरियोरेटेड ड्यू टू औरंगजेब्स एंटी राजपूत पॉलिसीज. एंटी राजपूत पॉलिसीज में जो है सबसे पहले जजिया टैक्स का जो है वो दोबारा लगाना शामिल था और एनेक्सेशन ऑफ मारवाड़ बाय औरंगजेब. इससे जो है राजपूत जो है वो मुगलों से काफी खफा हो गए थे क्योंकि उससे पहले तक खासकर जहांगीर और शाहजहां के टाइम तक एक पीसफुल रिलेशन जो है हमें देखने को मिलता था राजपूतों और मुगलों के बीच में. बट औरंगजेब की नीतियों ने जो है आगे जाकर राजपूतों को मुगलों के खिलाफ ही खड़ा कर दिया. द रिस्टोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1720s to 1750s. Rajput rulers like those of Jaipur, Jodhpur and Udaipur reasserted control over their territories. Savai Jai Singh II of Jaipur, who ruled from 1699 to 1743, expanded Jaipur, made it a cultural hub and built the Jantar Mantar observatories. इसके बाद हमें अजीत सिंह देखने को मिलते हैं मारवाड़ के 1707 से 1724 के बीच में. He regained Jodhpur but was assassinated in 1724, leading to internal conflicts. इस समय के दौरान हमें काफी ज्यादा जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं राजपूत लीनिएज के अंदर में. इसके बाद द मराठा डोमिनेशन इन 1750s to the 1780s. राजपूतों और मराठास के बीच में जो है काफी एक बड़ा हमें स्ट्रगल देखने को मिलता है इस पीरियड के दौरान. द मराठास एक्सपैंडेड इनटू नॉर्थ इंडिया डिमांडिंग हैवी ट्रिब्यूट दैट वाज द चौथ. चौथ जो था, चौथ जैसे अगर इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें दैट इज 1/4 और 25%. मतलब जो भी राजपूत किंगडम्स का एनुअल रेवेन्यू होगा उसका 25% इनको मराठास को देना पड़ेगा. बट इन्होंने जो है वो मना कर दिया और उसके बाद एनेक्सेशन शुरू हुआ मराठास का राजपूत डायनेस्टीज के ऊपर. हमें द बैटल ऑफ पतन देखने को मिलता है 1790 के अंदर. इट वॉज जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जहाँ पे मराठों की जो है वो विजय हुई थी. वहां से एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जो है मराठास राजपूत कॉन्फेडरेसी की तरफ पहुंचे और उन्हें हराया भी. जयपुर, जोधपुर और मेवाड़ की जो सेनाएं थी कंबाइंड, उनके खिलाफ जो है मराठास लड़े और मराठास को जो है वो जीत भी हासिल हुई इस बैटल के अंदर.
heavy taxation and constant warfare weakened the Rajput economies and their political stability. चौथ देने की वजह से जो है इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमें डिक्लाइन होते हुए दिखती है. बट उसके बाद क्या हुआ? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीक अलायंसेस हमें देखने को मिलती हैं राजपूतों के अंदर में. The Rajput states were divided by family rivalries and succession disputes. Unlike the Marathas or the Sikhs, Rajput rulers failed to unite under a single leadership. यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं राजपूत कॉन्फेडरेसी के अंदर ही हमें जोधपुर और जयपुर के रीजन जो है आपस में जो है वो एनिमीज थे, जिस वजह से जो है हमें एक यूनिफाइड रूल हमें राजपूतों के अंदर अर्ली मॉडर्न एज के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है. Jaipur and Jodhpur often fought against each other instead of collaborating against common enemies. ये जो है हमें एक फॉल का रीजन भी देखने को मिलता है राजपूत डायनेस्टी का. इसके बाद अगर हम बात करें मराठों के फॉल के बाद क्या हुआ था. The British East India Company defeated the Marathas in the second and the third Anglo-Maratha wars from 1803 to 1818. इसके बाद जो है मराठों का थ्रेट दूर हो चुका था राजपूतों के ऊपर से. With the Maratha threat gone, the British turned to Rajputana, forcing states to sign subsidiary alliances. और यहाँ पर जो है इनको ज़्यादा मशक्कत करने की भी ज़रूरत पड़ी नहीं ब्रिटिश को, क्योंकि आसानी से अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स who ruled from 1817 to 1818 under the British East India Company, Rajput states surrendered military independence in return for British protection. और यहीं से जो है हमें एंड ऑफ राजपूत इंडिपेंडेंस भी देखने को मिलता है. By 1818, all major Rajput states, including Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Kota, Bundi, and Bikaner, became princely states under British control. यहाँ पर भी जैसा कि अभी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक सब्सिडरी अलायंस के अंदर में जो भी आपका रीजन होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश जो है वहाँ पर इनडायरेक्टली वो जो है वो रूल करते हैं. बस नाम का उनका वो कोई भी राजा होता है, जैसे राजपूतों में हो गया फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बट सारे के सारे डिसीजंस जो है वो ब्रिटिश ही लेंगे. आप अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो नहीं रख सकते, आपको ब्रिटिश से ही जो है वो हेल्प मांगनी पड़ेगी. तो यहाँ पर एक सेमी इंडिपेंडेंस बस नाम का ही था, सारा का सारा रूल जो है वो ब्रिटिश ही कर रहे थे अंडर द सब्सिडरी अलायंसेस. इसके बाद दे रिटेन्ड इंटरनल ऑटोनॉमी बट वर नॉट अलाउड टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसीज और मेंटेन लार्ज आर्मीज, जैसा कि मैंने अभी बात करी इस बारे में. During the revolt of 1857, Rajput rulers sided with the British, further solidifying their vassal status. आगे जाकर 1857 के रिवोल्ट के दौरान राजपूत जो है वो बाकी किंगडम्स का साथ ना देकर ब्रिटिश के साथ ही जो है वो जुड़े रहे थे, इसीलिए एक ब्रिटिश वैसल बनकर वो रह गए थे इन द अर्ली मॉडर्न एरा. इसके बाद आगे क्या हुआ राजपूतों के साथ? From 1858 to 1947, the Rajput states became part of British India as princely states under indirect rule, जैसा कि अभी मैं बात कर चुका हूं. They maintained royal status but were economically and politically dependent on the British Empire. Rajputana remained mostly peaceful under British rule, focusing on administrative and cultural developments. Unlike other kingdoms, राजपुताना जो है एक कंपैरेटिवली पीसफुल स्टेट में था ब्रिटिश रूल के दौरान भी. इसके बाद फाइनल इंटीग्रेशन इनटू इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1949. इंडिपेंडेंस के बाद जो है सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स एक बनकर राजस्थान के रूप में उभरी थी. आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, राजपुताना स्टेट्स merged into one state that was known as Rajasthan in 1949. The Rajput rulers lost power and their kingdoms became part of the democratic rule of modern India. तो ये जो था एक कुछ आइडिया था राजपूतों के बारे में. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से हमें देखने को मिलता है मैसूर का रीजन. इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं. 1707 से 1799 के बीच में जो है हमें मैसूर का रीजन देखने को मिलता है as a regional kingdom. The decline of Mughal influence in South India led to the formation of Mysore as a regional kingdom. After Aurangzeb's death in 1707, the Vodaya dynasty, who were the rulers of Mysore, which had been Mughal vassals, starting asserting independence. वोडिया डायनेस्टी ने जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपना किंगडम स्थापित करने के लिए जो है मुगल एम्पायर से जो है वो बाहर निकल गए थे.
इसके बाद हमें देखने को मिलता है हैदर अली का राइज 1761 से 1782 के बीच में। हैदर अली, अ मिलिट्री कमांडर, ओवरथ्रू द वीक वोडेया रूलर्स इन 1761. ही मॉडर्नाइज्ड मैसूर्स आर्मी यूजिंग फ्रेंच मिलिट्री टेक्निक्स। इन्होंने जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो मिलिट्री टेक्निक सीखी और आगे जाकर टीपू सुल्तान ने भी जो है उसका काफी जो है वो इस्तेमाल किया था। अभी जानेंगे हम जब हम टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे दिखते थे हैदर अली, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। एक्सपेंशन की बात करें तो हैदर अली डिफीटेड द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड ब्रिटिश इन वेरियस बैटल्स, स्पेशली इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। मराठास के साथ भी इनका सामना हुआ था, बट वहां पर ज्यादातर बैटल्स में जो है हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस समय पर मराठास को हराना एक बहुत ही मुश्किल काम हो चुका था। इसके बाद हम देखते हैं पीक ऑफ मैसूर अंडर टीपू सुल्तान, रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799 अंटिल द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जहां पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी। टीपू सक्सीडेड हैदर अली एंड एक्सपैंडेड मैसूर्स पावर, promoted science, technology and foreign trade, स्पेशली विद फ्रांस। फ्रांस से जो है इनका कुछ ज्यादा ही लगाव था, फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है काफी पास से जो है वो फॉलो करते थे, और जैकोबिन्स क्लब के जो है वो मेंबर्स के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर इंडिया के अंदर एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी जो है वो स्थापित किया था। जैकोबिन क्लब जो है हमें देखने को मिलता है उसको नेपोलियन ने भी जो है वो सपोर्ट किया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्फेयर ने जो है उसकी स्थापना करी थी। इसके बाद अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें टीपू सुल्तान की, तो fought 4 Anglo-Mysore wars against the British and their allies. In the third Anglo-Mysore war, the Marathas and Nizam were supporting the British. इसके बाद हमें बैटल ऑफ पोलीलूर देखने को मिलता है 1780 के अंदर। टीपू इन्फ्लिक्टेड अ मेजर डिफीट ऑन द ब्रिटिश, 2 बार जो है ब्रिटिश को हराने में सफल रहे थे टीपू सुल्तान। फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर विच वाज इन 1799, Tipu Sultan was killed at Srirangpatna, leading to Mysore's downfall. इसके बाद अगर हम बात करें मैसूरियन रॉकेट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इशूड मैसूरियन रॉकेट्स अ मेजर इनोवेशन इन वॉरफेयर। तो मैसूरियन रॉकेट्स आखिर थे क्या, उसके बारे में एक बार एक बेसिक आइडिया जो है वो ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार के दिखते थे मैसूरियन रॉकेट्स। दे वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच आर्टिलरी। The rockets were filled with gunpowder and had a stabilizing rod। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रॉड लगी हुई है पीछे इन रॉकेट्स के। They were fired in large numbers, spinning and causing significant damage to large armies। जैसा कि यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, एक पेंटिंग है कि कैसे मैसूरियन रॉकेट्स जो हैं वो ब्रिटिश सेना का जो है वो विध्वंस कर रहे हैं। They were tied to bamboo poles or swords to provide stability and injure enemy soldiers. They were more advanced than the British rockets which were used by the East India Company of the British। तो इस वजह से जो है काफी सारे बैटल्स टीपू सुल्तान और हैदर अली जो है वो जीतने में सफल रहे थे आयरन केस्ड रॉकेट्स की वजह से, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है वो चलाया जाता था। एक छोटा सा जो है हमें पुलिस सिस्टम देखने को मिलता है इन रॉकेट्स को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में, 4 वॉर्स हमें देखने को मिलते हैं एंग्लो मैसूर रीजन के अंदर। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर commenced in 1767 to 1769. हैदर अली of Mysore versus the British East India Company. हैदर अली used guerrilla tactics and defeated the British in several battles। काफी सारे युद्धों में जो है वो हैदर अली ने जो है वो जीत हासिल करी due to the guerrilla tactics। गुर्रा टैक्टिक्स के बारे में जो हम पहले भी जो है वो बात कर चुके हैं, कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जो है औरंगजेब के खिलाफ गुरिल्ला टैक्टिक्स का जो है वो इस्तेमाल किया था बड़ी आर्मीज को जो है वो हैंडल करने के लिए। ही इवन रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास विच इज मॉडर्न डे चेन्नई, फोर्सिंग द ब्रिटिश टू नेगोशिएट। इसका आउटकम निकला द ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1769। ही रिस्टोर्ड टेरिटरीज टू बोथ द साइड्स, अग्रीड ऑन म्यूचुअल डिफेंस which the British later ignored। पहले बैटल में जीत के बाद जो है ब्रिटिश एक बार फिर से एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर आए इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर फ्रॉम 1780 टू 1784। टीपू सुल्तान एंड हैदर अली फॉट टुगेदर वर्सेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि इस युद्ध के बीच में ही 1782 के अंदर हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ पोलीलूर हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में जस्ट अभी हमने बात करी। Mysore inflicted a massive defeat on the British using advanced
Masurian rockets. Hyder Ali died in 1782 and Tipu Sultan then took command. Mysore continued to resist until both sides were exhausted. इस बैटल का जो है हमें कोई बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता नहीं है. हालांकि एक ट्रीटी हमें जरूर देखने को मिलती है, द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784. The prisoners were exchanged and both sides returned the captured territories. ब्रिटिश ने भी जो है जो उन्होंने टेरिटरीज कैप्चर करी थी वो वापस कर दी टीपू सुल्तान को, और टीपू सुल्तान ने भी जो है वो वही किया, और एक स्टेटस को जो है वो रीस्टोर हो गया उस रीजन के अंदर. इसके बाद के जो अगले बैटल्स हैं वहां पर हमें मैसूर का जो है वो डाउनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश का साथ दिया था मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी. 1790 से 1792 के बीच में हमें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलता है. टीपू सुल्तान वर्सेस द ब्रिटिश, द मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद. इससे पहले मराठास और ब्रिटिश जो है एक एंग्लो मराठा वॉर लड़ चुके थे 1782 के अंदर, बट वहां पर जीत के बाद जो है 20 साल की एक पीस ट्रीटी थी मराठास और ब्रिटिश के अंदर, इसलिए वो आपस में जो है वो नहीं लड़ेंगे, बट इस युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश और मराठास एक साथ जो है वो लड़ रहे थे. टीपू सुल्तान अटैक्ड ट्रावनकोर व्हिच वाज अ ब्रिटिश एलाय व्हिच प्रोवोक्ड द वॉर. The British, the Marathas and the Nizam formed a strong alliance against the Mysore region. In the Battle of Srirangpatnam in 1792, Mysore was defeated. इसके बाद हमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम देखने को मिलती है 1792 के अंदर. टीपू लॉस्ट हाफ ऑफ मैसूर टेरिटरी टू ब्रिटिश, मराठास एंड द निजाम. He paid a huge war indemnity and sent his sons as hostages. अपने बच्चों को जो है वो बंदी बनाकर भेजा था उन्होंने ब्रिटिश के पास, टीपू सुल्तान ने. उसके बाद हमें द फाइनल बैटल देखने को मिलता है, जो आखिरी बैटल बना टीपू सुल्तान और मैसूर रीजन का, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर in 1799, which was fought between Tipu Sultan of Mysore versus the British, which was led by Lord Wellesley, the Marathas and the Nizam of Hyderabad. इस बैटल में भी जो है मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद ब्रिटिश के साथ जो है वो मिले हुए थे. ब्रिटिश लॉन्च्ड अ मैसिव इन्वेजन ऑफ मैसूर. द सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1799 proved to be the final nail in the coffin for Tipu Sultan. The British stormed Tipu's capital and Tipu Sultan was killed while defending the fort. इसका आउटकम क्या निकला? सिंपल था, यहाँ पर टीपू सुल्तान की मौत के बाद पूरा का पूरा रीजन जो है मैसूर का वो ब्रिटिश ने जो है वो एनेक्स कर लिया था, एंड द वोडेयर डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड एज ब्रिटिश पपेट रूलर्स. हालांकि आगे जाकर जो है वोडेयर्स को भी हटा दिया गया था. फॉल ऑफ मैसूर की बात करें 1799 में कि आगे क्या हुआ वहां से, ब्रिटिश एनेक्सेशन हमें देखने को मिलता है. आफ्टर टीपूज डेथ द ब्रिटिश रीस्टोर्ड द वोडेयर डायनेस्टी बट मेड मैसूर अ प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. जैसा कि हमें राजपुताना भी देखने को मिलते हैं कि एक सब्सिडरी अलायंस जो है वो फॉर्म हो गई थी. द किंगडम लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उसके बाद डायरेक्ट रूल हमें देखने को मिलता है करीब 50 सालों तक ब्रिटिश का 1831 से 1881 के बीच में. In 1831, the British removed the Vodeyars and ruled Mysore directly. However, they reinstalled Vodeyars in 1881, but the kingdom remained under British influence until India's independence in 1947. तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था सारे के सारे किंगडम्स के बारे में. तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, Who became the Nawab of Bengal after the death of Ali Vardi Khan? Options: A. Alamgir Khan, B. Siraj-ud-Dawla, C. Daud Ali या फिर D. Mir Qasim. इसका सही आंसर है दैट इज B. सिराज-उद-दौला. सिराज-उद-दौला ने जो है अली वर्दी खान के बाद नवाब ऑफ बंगाल के रूप में जो है वो बंगाल को संभाला था. हालांकि आगे जाकर प्लासी के बैटल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. When did सादत खान बुरहान उल मुल्क एस्टैब्लिश हिज ऑटोनोमस स्टेट ऑफ अवध? ये क्वेश्चन आपका CDS 2018 में जो है वो पूछा जा चुका है. ऑप्शंस: A 1705 CE, B 1712 CE, C 1703 CE या फिर D 1722 CE.
यहाँ पर जो है अगर एक बार फिर से हम थोड़ा दिमाग लगा कर देखें तो यहाँ पर अवध का स्टेट जो है हमें औरंगजेब के रूल से पहले तो बनता हुआ दिखता नहीं है, कि औरंगजेब के रूल के समय पर मराठास के अलावा और किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि अपना जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की जो है वो कोशिश करें। तो यहाँ से हम 1705 और 1703 को जो है आंख बंद करके हटा सकते हैं, और इसका सही आंसर भी जो है दैट इज 1722 सीई। इस साल के अंदर जो है अवध का रीजन जो है हमें ऑटोनोमस देखने को मिलता है अलग मुगल एम्पायर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला चेंज द नेम ऑफ कैलकाटा टू ऑप्शंस ए औरंगानगर, बी मुर्शिदाबाद, सी अलीनगर या फिर डी शुजानगर। इसका सही आंसर है दैट इज सी अलीनगर। बहुत कम टाइम के लिए जो है कैलकाटा का नाम चेंज करके इन्होंने अलीनगर जो है वो कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर ट्रांसलेटेड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री इन विच लैंग्वेज। ऑप्शंस ए संस्कृत, बी हिंदी, सी हरौती या फिर डी मारवाड़ी। इसका सही आंसर जो है दैट इज ए संस्कृत। सवाई जय सिंह ने जो है यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, जो कि 13 टोटल बुक्स का जो है एक हमें कलेक्शन देखने को मिलता है, जो कि यूक्लिड ने अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अंदर जो है वो लिखा था। इसके अंदर जो है हमें बेसिकली दो चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट इज द प्लेन ज्योमेट्री एंड द सेकंड इज द सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन के अंदर हमें लाइंस, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, इनका एरिया, इनका पेरीमीटर, इनके एरिया, बाकी चीजें जो है लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस, हमें सब देखने को मिलता है। और सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन एटसेट्रा, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो 13 बुक्स थी इसको जो है संस्कृत में ट्रांसलेट कराया था सवाई जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉर बिटवीन मराठा पेशवा माधव राव एंड हैदर अली टुक प्लेस इन विच ईयर। ऑप्शंस ए 1773 सीई, बी 1764 सीई, सी 1760 सीई या फिर डी 1769 सीई। यहां पर भी जो है हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 1772 के अंदर जो है माधव राव पेशवा की जो है वो मृत्यु हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 1773 जो है हम अपने आप ही अपने दिमाग से हटा सकते हैं। इसका सही आंसर जो है वैसे दैट इज बी 1764 सीई। इस साल के अंदर जो है हमें हैदर अली ऑफ मैसूर वर्सेस पेशवा माधव राव ऑफ द मराठा एम्पायर, इनका युद्ध हमें देखने को मिलता है, और वहां पर आसानी से जो है पेशवा माधव राव ने हैदर अली की फोर्सेस को जो है वो सबड्यू कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which was the largest feudal state before India's independence? Options A अवध, B बंगाल, C हैदराबाद या फिर D मैसूर। तो सबसे बड़ा जो फ्यूडल स्टेट था इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले दैट वाज C हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद भी मान नहीं रहा था कि हम इंडिया में मर्ज होंगे, तो ऑपरेशन पोलो जो है वो निकाला गया था 1948 के अंदर, एक मिलिट्री कैंपेन हैदराबाद को इंडिया के अंदर मर्ज करने के लिए। उसके बारे में हम आगे जो है वो चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज ब्रूटली डिफीटेड बाय द मराठा फोर्सेज लेड बाय पेशवा बाजीराव द फर्स्ट। ऑप्शंस ए असफ जाह द फर्स्ट, बी फिरोज जंग द फर्स्ट, सी मीर ओमार द सेकेंड या फिर डी निजाम अली खान हु वाज आल्सो नोन एज असफ जाह द सेकेंड। इसका सही आंसर जो है दैट इज ए असफ जाह द फर्स्ट। ये जो है निजाम उल मुल्क भी जो है इनको उपाधि दी गई थी। इनको पेशवा बाजीराव द फर्स्ट ने बैटल ऑफ पालखेड़ के अंदर 1728 में जो है वो शिकस्त दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मुगल सूबेदार वॉज डिफीटेड बाय द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द बैटल ऑफ शुखारखेड़ा इन 1724। ऑप्शंस ए अशफाक उद्दीन, बी मुबारिज खान, सी असफ उद्दौला या फिर डी मोहम्मद खुर्रम। का सही आंसर जो है दैट इज बी मुबारिज खान। ये जो है मुगल सूबेदार थे जिन्होंने निजाम ऑफ हैदराबाद पे जो है वो अटैक किया था 1724 के अंदर। हालांकि इन्हें जो है वो हार का सामना वहां पर करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन रूलर सेंट हिज रिप्रेजेंटेटिव्स टू कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड टर्की। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के T1 2021 में जो है वो पूछा जा चुका है। ऑप्शंस
ए छत्रपति शाहू महाराज, बी पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, सी टीपू सुल्तान, या फिर डी नवाब सादत खान ऑफ अवध। इसका सही आंसर जो है दैट इज सी टीपू सुल्तान। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुका हूं कि टीपू सुल्तान जो है फ्रांस के साथ जो है उनकी हिस्ट्री को काफी ज्यादा फॉलो करते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है वो फॉलो कर रहे थे, और उन्होंने इंडिया के अंदर भी जो है एक ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो स्थापित करी थी। ट्री ऑफ लिबर्टी हमें देखने को मिलती है जहां पर वो जैकोबिन्स क्लब को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, इसको नेपोलियन बोनापार्ट भी जो है वो सपोर्ट करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन भी आज का। Who was the leader of the British forces in the Fourth Anglo-Mysore War? Options: A. Lord Verreest, B. Warren Hastings, C. Lord Cornwallis, या फिर D. Lord Wellesley। इसका सही आंसर जो है दैट इज D. Lord Wellesley। लॉर्ड वेल्सली जो थे वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के समय पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो लीडर थे, साथ में मराठास और निजाम ऑफ हैदराबाद ने भी जो है उनका सपोर्ट किया था। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि मराठास और सिख्स के अलावा हमें और कौन कौन से जो है वो रीजनल किंगडम्स इमर्ज होते हुए दिखे मुगल डिक्लाइन के बाद। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो मॉडर्न इंडिया का हमारा फर्स्ट टॉपिक, द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज लाइक द डच, द पोर्टुगीज एंड द ब्रिटिश। और ब्रिटिश एम्पायर ने जो है कैसे बाकियों को भी सबड्यू किया और इंडियन किंगडम्स को भी सबड्यू करते हुए सबसे बड़ी ताकत बने इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द 19th एंड द हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। उनके बारे में बात करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।